दोस्तों इंग्लिश लिटरेचर में एक एज आई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एज थी, नियो क्लासिकल एज, जिसे ऑगस्टन एज भी कहा जाता है। इस एज में ये जो क्लासिक वर्ड जोड़ा गया है, मैं बताता हूं ये क्यों जोड़ा गया है। तो इंग्लिश लिटरेचर में एक टाइम स्पैन था 1660 से लेकर 1789 तक का। ये जो टाइम था, इस एज को इंग्लिश लिटरेचर में नियो क्लासिकल एज कहा जाता है। इसका एक और नाम है ऑगस्टन एज, क्योंकि इस वक्त के राइटर्स मानते थे कि वो बहुत ही ब्रिलियंट हैं। जैसे एंशिएंट रोम में किंग ऑगस्टस के टाइम पर जो राइटर्स होते थे, उस तरह हमारी पोएट्री रोमन और ग्रीक पोएट्स के बराबर है, उनके वर्क्स की तरह है। क्योंकि इस टाइम के राइटर्स उन ग्रेट राइटर्स के रूल्स को सेम टू सेम कॉपी करके लिखते थे। लेकिन रियलिटी में इन पोएट्स में ऐसी कोई खास बात नहीं थी जो इनको क्लासिकल पोएट्स के आसपास भी खड़ा कर सके। और तो ये पोएट्स उन ग्रेट पोएट्स के रूल्स को ठीक से फॉलो तक नहीं करते थे, क्योंकि इन्होंने उन रूल्स को ठीक से समझा ही नहीं था और अपने हिसाब से गलत सलत मतलब निकाल लिए। इसलिए इनको क्लासिकल नहीं बल्कि नियो क्लासिकल, नियो का मतलब नकली क्लासिकल पोएट्स कहा जाता है। इनके लिए एक और टर्म यूज की जाती है, सूडो, PSEUDO, सूडो क्लासिकल एज। एक होता है पोएटिक सब्सटेंस, एक होता है पोएटिक एक्सप्रेशन। इन दोनों के बीच में तालमेल बनाकर चलने को कहा जाता है पोएट्री। क्लासिकल एज के राइटर्स इन दोनों के बीच में हार्मनी यानी बैलेंस बनाकर चलते थे। लेकिन ये लोग सिर्फ पोएटिक एक्सप्रेशन पर ज्यादा ध्यान देते थे। पोएटिक एक्सप्रेशन क्या होता है? लैंग्वेज को जितनी ज्यादा हो सके खूबसूरत से खूबसूरत बनाना। इस एज के आने की वजह बहुत सारी थी। सबसे पहले तो मेटाफिजिकल पोएट्स इनके पहले के पोएट्स थे, तो वो भी एक वजह थी। दूसरा, लोग हैविली इन्फ्लुएंस थे फ्रेंच राइटर्स से और फ्रेंच क्रिटिक्स से। फ्रेंच क्रिटिक्स क्या करते थे? वो जो क्लासिकल राइटर्स थे उनको ट्रांसलेट करते थे, उनके रूल्स को ट्रांसलेट करते थे, इसलिए ये उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए। तीसरा, साइंस ने बहुत ग्रोथ कर ली थी इस टाइम पर, तो ये सब वजह थी कि इन राइटर्स से बहुत ज़्यादा रैशनल होकर लिखना शुरू कर दिया। ये लोग फॉर्मली परफेक्ट होने पर ज़्यादा ध्यान देते थे, लैंग्वेज को परफेक्ट करने में लगे रहते थे, अपने सब्जेक्ट से भटक जाते थे, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते थे। जितना कम से कम हो सकता था उतने कम से कम शब्दों का यूज करते थे, उतनी कम से कम शब्दों में अपनी बात खत्म करते थे। वल्गर और लो कैटेगरी के वर्ड्स जो होते थे उनको चूज नहीं करते थे। अब इससे क्या होता था? आर्टिफिशियल टाइप की लैंग्वेज बन जाती थी, आर्टिफिशियल पोएट्री तैयार होती थी, क्योंकि डे टू डे यूज में आने वाले लैंग्वेज को तो तुमने हटाई थी अपनी पोएट्री से। पोएट्री में दो बड़े इंग्रेडिएंट होते हैं, नमक और चीनी की तरह। वो दो बड़े इंग्रेडिएंट है इमोशन और इमेजिनेशन। वो बहुत जरूरी होते हैं। अगर ये नहीं हो तो पोएट्री बेकार है। बहुत ज्यादा रीजनिंग और आर्ग्यूमेंट से क्या होता है? इमोशन और इमेजिनेशन मर जाते हैं। इसलिए इस एज में प्रोज और सटायर की ग्रोथ हुई। पोएट्री तो बिल्कुल बंजर थी, नकली थी, नकली। एक बात यह भी थी कि इस टाइम के राइटर्स लंदन में रहने वाले अमीर लोगों की फैशनेबल लाइफ को दिखाना ज्यादा पसंद करते थे, बजाय के कंट्री साइड के। कंट्री साइड की कोई बात नहीं करता था, नेचर के लिए तो कोई लिखता नहीं था। ड्राइडन को तो प्यार नहीं था नेचर से, लेकिन पोप जो नेचर की तरफ लिखते थे, उनका नेचर बिल्कुल आर्टिफिशियल होता था। अगर उस वक्त बड़ा राइटर बनना था तो उनका सिंपल सा रूल था, क्लासिकल राइटर्स को कॉपी करो बस। अब पहले तो इन रूल्स को फ्लेक्सिबली कॉपी किया जाता था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये बहुत ज्यादा रिजिड होते गए, बदलते टाइम के साथ साथ। ड्राइडन तो थोड़े फ्लेक्सिबल लिख लेते थे, लेकिन पोप तो खतरनाक स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज्यादा रिजिड। हडसन ने इन पोएट्स की पोएट्री के लिए बोला, द प्रोडक्ट ऑफ इंटेलिजेंस प्लेइंग अपॉन द सरफेस ऑफ लाइफ। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली ध्यान देने वाली बात यह है कि इस टाइम पर दो आयम्बिक पेंटामीटर में लाइन लिखी जाती थी, दो लाइनें लिखी जाती थी आयम्बिक पेंटामीटर को यूज करके, राइमिंग के साथ, और इसको वो बोलते थे हेरोइक कपलेट। हेरोइक कपलेट का इतना ज्यादा यूज हुआ इस एज के अंदर कि पूछो मत। और सटायर के लिए एक ग्रेट एज थी। प्रोज पनपा, सटायर पन पे ये हेरोइक कपलेट बहुत ज्यादा फेमस हुई, लेकिन पोएट्री के लिए ये एज एकदम बंजर थी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।